नमस्कार साथियों, गुरुकुल निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं प्रवीण जोशी आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। साइंस क्या है, साइंस के बारे में पूरी टोटल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है आपको। तो साइंस में पहले तो साइंस होती क्या है। साइंस क्या है? साइंस प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान, यानी प्रकृति जो एनवायरमेंट होता है उससे जो हम अर्जित करते हैं वो क्या है? अपना ज्ञान, वो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। और प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंट करके जो अर्जित किया जाता है वही क्या है? आपका विज्ञान है। विज्ञान में प्रयोगों द्वारा जो सत्यापित होता है वो सत्य होता है, उसी को ही माना जाता है। जब तक एक्सपेरिमेंट करके उसको सत्य ना कहा जाए तब तक वो विज्ञान नहीं है। तो आओ अपन विज्ञान के बारे में अध्ययन करें। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान के बारे में बता दिया आपको। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान है। विज्ञान की ब्रांच देखते हैं तो विज्ञान की 3 ब्रांचें इसके अंदर देखेंगे। तो विज्ञान की पहली शाखा है जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और दूसरी शाखा है जिसका नाम है आपका रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान। और तीसरी है आपकी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब आपको भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो भौतिक यानी फिजिकल रूप से अपन को उसके बारे में, जैसे फैन कैसे चल रहा है, उसके अंदर रोटेशन पर मिनट कितनी है, तो वो इसके अंदर ये देखा जाएगा। उसकी आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, यानी बल, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? बल, गति, ये सभी किसके अंदर आएंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर। अब इनके अंदर और भी है, जैसे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण किस पे पढ़ाया जाएगा आपको? गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाएगा आपको इसमें भौतिक विज्ञान में। गुरुत्वाकर्षण क्या है तो वो उस गुरुत्वाकर्षण के बारे में भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। और इसके पश्चात आती है आपकी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर देखें तो रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था, परमाणु, अणु, ये सब इस रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। रसायन यानी केमिकल, जितने भी केमिकल पढ़ेंगे उसके अंदर ये केमिकल इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके पश्चात आती है आपकी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का। ओनली किसका? जीवों का। जीव, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी इस बायोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाएगा। बायोलॉजी के अंदर देखें तो आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? तो उसका कारण है इनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। आज बायोलॉजी का हर कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं तो उनके अंदर बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा दे रखा है। तो अपन को भौतिक विज्ञान भी पढ़नी है, रसायन विज्ञान भी पढ़नी है और जीव विज्ञान भी पढ़नी है, क्योंकि साइंस के अंदर, जनरल साइंस में ये तीनों पढ़नी पड़ेगी आपको। पर जीव विज्ञान के अंदर देखें तो बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे ज्यादा सिलेबस देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी का सिलेबस है। और बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर देखें तो सबसे पहले इनके अंदर टॉपिक देखते हैं। तो आपकी टॉपिक बहुत सारे टॉपिक, जैसे ग्रंथि, पाचन तंत्र, पाचन ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। फिर बाद में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी अगर पूरे सिस्टम देखें, 9 सिस्टम, पूरे 9 सिस्टम इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको। आज अपन एक टॉपिक लेते हैं ग्रंथि। ग्रंथि लेने से पहले ये चीज देखें, ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले होती क्या है, ग्रंथियां क्या होती है और ग्रंथियों में क्वेश्चन कैसे आएंगे। कंप्यूटेशन लेवल में क्वेश्चन ग्रंथि के ऊपर क्या पूछते हैं। अब आपके सिलेबस में दे रखा है अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ग्रंथियां आएंगी और पूरी ग्रंथियां 3 प्रकार की पढ़ेंगे अपन। पहले ग्रंथि में क्वेश्चन कैसे, देखो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, और उससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, किस बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, उन एंजाइमों के बारे में देखेंगे, उन एंजाइमों के नाम पूछ लेते हैं। और हार्मोन कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पूछ लिया, सबसे
ये पूछ ले TSH थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो उनमें ग्रंथियों के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको आज टॉपिक करेंगे अपन ग्रंथियां शुरू। ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले ग्रंथि होती क्या है, ग्रंथि टॉपिक कर रहे हैं अपन शुरू ग्रंथि। तो ग्रंथि सबसे पहले ग्रंथियां, ग्रंथि तो ग्रंथि के अंदर देखें ग्रंथियां होती क्या है। ग्रंथियां ग्लैंड, ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड, ग्लैंड देखें तो सबसे पहले ग्रंथि की परिभाषा, ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का, कोशिका का ऐसा समूह, ऐसा समूह, ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का स्त्रवण करता है, जो तरल पदार्थ का स्त्रवण करता है, स्त्रवण करता है, करती है, सॉरी करती है, उसे ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। पहले ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ, यानी आपकी कोई भी कोशिका है वो ग्रुप बना के कुछ पदार्थ का सीक्रेट करेगी, कुछ लिक्विड का सीक्रेशन करेगी, उनको क्या कहेंगे, ग्रंथियां कहा जाएगा। ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। अब ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा जाएगा। तीन भागों में कैसे बांटा जाएगा देखते हैं। ग्रंथि के तीन भाग, पहले ग्रंथि, तीन भाग, ग्रंथियों के तीन भाग, तीन प्रकार, तीन प्रकार, तीन प्रकार, ग्रंथियों के तीन प्रकार। अब पहली है आपकी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी। दूसरी आपकी बहिःस्रावी, बहिःस्रावी। और तीसरी पढ़ेंगे अपन मिश्रित। तीसरी ग्रंथि कौन सी पढ़ेंगे, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर देखें तो अंतःस्रावी तंत्र का जनक, अंतःस्रावी तंत्र का जनक पूछ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र का जनक कौन से। अंतःस्रावी तंत्र का जनक थॉमस एडिसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस एडिसन था जिसने अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भाई, दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि भाई थॉमस एडिसन था जिसने अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होंगी उनके द्वारा जो स्त्राव होगा उसको, स्त्राव को कहेंगे हार्मोन। क्या कहेंगे, हार्मोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्राव होगा उनको क्या कहा जाएगा, हार्मोन। और हार्मोन नाम का नामकरण किसने किया, हार्मोन का नामकरण किसने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तब अंत तब आपको पूरे क्वेश्चन एक जगह पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन में एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बताए जाएंगे आपको। जैसे हार्मोन का नामकरण किसने किया, बेलिस व स्टार्लिंग। नाम क्या है, बेलिस व स्टार्लिंग, स्टार्लिंग। हार्मोन का नामकरण करने वाला वैज्ञानिक बेलिस व स्टार्लिंग, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका नामकरण किया था। अब अंतःस्रावी तंत्र का जनक बता दिया, हार्मोन बता दिया। अब आपको यह बताना है अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती, नलिका विहीन। ये जितनी भी ग्रंथियां होगी नलिका विहीन होगी। कौन सी, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती, इनमें नलियां नहीं पाई जाती, नलिका विहीन, नलियां नहीं पाई जाती, नलिका नहीं होती है। अब नलिका नहीं होती है तो इसका मतलब जो इसका स्राव है हार्मोन वो किस में जाएगा, सीधा रक्त में जाएगा। किस में जाएगा, रक्त में जाएगा। स्राव किस में जाएगा, रक्त में, खून में। ठीक है। अब आपको इसमें एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल आएगा आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, थायराइड, एड्रिनल, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका सबका मास्टर है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ये मास्टर ग्रंथि
अभी पढ़ेंगे इसके बारे में आगे पूरा डिटेल में। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पर इस मास्टर का भी मास्टर, जिस प्रकार स्कूल में हेडमास्टर होता है, उसी प्रकार इन सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर ग्रंथि किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करती है, और पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। यह सभी बाकी जितने भी ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल, थाइमस ग्रंथि, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करने वाले को कहते हैं हाइपोथैलेमस, हेडमास्टर ग्रंथि। और हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 बार पूछा हुआ है कि मानव शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। और अगर क्वेश्चन पूछते हैं मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अभी आगे अब और डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर आपको ये चीज साथ साथ में क्लियर कराता जाता हूं कि ताप नियंत्रण, शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अब यह तो थी आपकी अंतःस्रावी के बारे में। अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, एक एक ग्रंथि के बारे में। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, इन सभी ग्रंथियों के डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको एक एक चीज। बाकी इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं बीच में दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी का मतलब जितने भी ये ग्रंथि होगी, इनके द्वारा जो स्राव होगा उसको कहा जाएगा आपका, इसको क्या कहेंगे? बहिस्रावी के। इससे जो स्राव होगा उसको एंजाइम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंजाइम। इनको एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम। और बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है। नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त, इसका मतलब इनमें नलियां पाई जाती है। ये सीधे रक्त में नहीं मिलती है, ये नलियों के द्वारा कहां पे, जिस ऑर्गन को चाहिए एंजाइम, उस ऑर्गन के अंदर जाके खुलती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको, यकृत या अश्रु ग्रंथि या आपकी त्वचा या स्किन, जिसको स्किन भी कहते हैं, लीवर या आंख में पाई जाने वाली अश्रु ग्रंथि। तो इस तीनों के अंदर और भी है, जैसे आपका एक और बता देते हैं आपको, इनमें त्वचा हो गई, अश्रु हो गई, यकृत हो गई, ये सभी ग्रंथियों इनके द्वारा जो स्राव होगा वो नलियों के द्वारा, किसके द्वारा? नलियों के द्वारा होगा। इनके अंदर सबसे कंडीशन ये है कि आपका इनके अंदर जो स्राव होगा वो क्या होगा? नलियों के माध्यम से प्रत्येक ऑर्गन में जाके खुलेगा। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे पहली कंडीशन नलिका युक्त। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर जितने भी स्राव होगा वो एंजाइम होगा। एग्जांपल के रूप में यकृत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, त्वचा ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। और इनके अंदर नलिका के द्वारा जो ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन, कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन के अंदर जाके खुलेगी और ऑर्गन के अंदर जिस ऑर्गन में एंजाइम चाहिए उस एंजाइम में जाके ये मिल जाएगा एंजाइम। जैसे आपको यकृत है तो यकृत के अंदर जो एंजाइम निकलते हैं, बिलिरुबिन, ये यकृत में अंदर बनते हैं। यकृत, हाँ, एक क्वेश्चन साथ में बता रहा हूं, यकृत शरीर की रासायनिक फैक्ट्री है। इसमें जितने भी शरीर के केमिकल है, जितने यूरिया का निर्माण कहां पे होता है? यकृत के अंदर। कभी भी ये मत कहना किडनी के अंदर, किडनी में नहीं होता है यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। और ये किस चक्र से होता है? ऑर्निथिन चक्र से। कौन से चक्र से? ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यकृत के अंदर बिलिरुबिन यानी बायोजूस बनता है और स्टोर कहां पे होता है? स्टोर कहां पे आपको होता है? आपके पित्ताशय के अंदर। पित्त रस का निर्माण भी कहां पे होता है? यकृत के अंदर। और स्टोर कहां पे होता है? भंडारण, जिसको भंडारण कहा जाता है। भंडारण अपना स्टोर रूम होता है
उसमें अपन पटकते हैं ना, ले जाके जितने भी सामान होते हैं वो स्टोर रूम में ले जाके पटक देते हैं। तो उसी प्रकार ये बनता है किसमें, यकृत के अंदर, और उसको कहां पे लेके रखा जाता है, कहां पे भंडारण किया जाता है, पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय में जाके उसका भंडारण कर दिया जाता है। जब इसकी जरूरत होती है तो इसके अंदर एक डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं आपका यकृत, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट के द्वारा इसके अंदर आके खुलती है, किसमें, छोटी आंत का पहला पार्ट जिसको कहते हैं ड्यूडेनम। ये एंजाइम के बारे में बता दिया मैंने, बहिस्रावी के द्वारा एंजाइम निकलते हैं। और भी पढ़ेंगे अपन, तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको यकृत पढ़ाया जाएगा और अश्रुग्रंथि। और एक अश्रुग्रंथि के बारे में एक चीज और बता दिया जाता है आपको, इस ग्रंथि के द्वारा जो एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसोजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आंखों के अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। मनुष्य की जो लार होती है उसमें भी कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। मुख की अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये आपकी अश्रु ग्रंथि के अंदर भी पाया जाता है, आंख के अंदर भी ये एंजाइम पाया जाता है। ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपका मेन मिश्रित ग्रंथि के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है, एक शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। अब आपको इसके बारे में देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर उसके पश्चात अपन चलते हैं आगे मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो देखिए मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। मिश्रित ग्रंथि को देखते हैं, मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो मिश्रित ग्रंथि में आती है आपकी एक ही ग्रंथि जिसका नाम है आपका अग्नाशय ग्रंथि। क्या नाम है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है भाई, तो इसका कारण देखते हैं। तो ये दोनों प्रकार का कार्य करती है, अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बहिस्रावी का भी कार्य करती है। बहिस्रावी दोनों का वर्क होता है इसमें अग्नाशय ग्रंथि में। कैसे, तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, उसके मिश्रित ग्रंथि। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन के अंदर, मिश्रित शरीर की, मिश्रित मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो ये दोनों प्रकार का कार्य करती है, अंतःस्रावी का भी और बहिस्रावी का भी। तो ये लोकेटेड कहां पे होती है, जहां ये इसकी जगह कहां पे स्थित होती है, तो देखिए ये आमाशय, इस आमाशय के यहां पे निकलती है आपकी ड्यूडेनम। ये आमाशय, इसके नीचे आपकी छोटी आंत का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के जस्ट यहां से पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, पत्ती के समान, संरचना के समान दिखाई देती है, और ये ग्रंथि आपके यहां पे लोकेटेड होती है। इसको कहते हैं आमाशय, आमाशय, और इसको कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इंग्लिश में पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। इनके अंदर ये यहां से निकलती है डक्ट। मैंने पहले बोल दिया था बहिस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होगी उनके अंदर नलिका होगी। तो यहाँ पे देखिए यहां से एक नलिका निकलती है, नलिका निकलेगी, और जब नलिका निकलती है तो कौन सी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथि यहाँ पे अग्नाशय डक्ट के द्वारा एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम। और ये एंजाइम भोजन के पाचन का कार्य करते हैं। किसका पाचन करते हैं, भोजन का पाचन। जैसे यहां से आपका छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है वसा का, तो वसा के पाचन के लिए यहाँ पे एंजाइम निकल देंगे आपके इस अग्नाशय डक्ट के द्वारा। अग्नाशय डक्ट के द्वारा ये एंजाइम आएंगे और एंजाइम भोजन के अंदर वसा का पाचीकरण का काम करेंगे। यकृत से बाइल जूस आएगा और अग्नाशय से अग्नाशय रक्त आएंगे, और ये एंजाइम भोजन के अंदर पचन का कार्य करेंगे। तो ये कार्य किस प्रकार का हुआ, बहिस्रावी प्रकार का। अगर डक्ट आ रही है तो डक्ट आती है, तो डक्ट का मतलब आपकी कौन सी ग्रंथि होगी, बहिस्रावी, और ये आप सीधे नलिका के द्वारा एंजाइम निकल देंगे। अब यहाँ पे इस ग्रंथि को दूसरी ग्रंथि जिसको कहते हैं आपका अंतःस्रावी। क्यों कहते हैं इसको, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कहते हैं। तो अंतःस्रावी बहिस्रावी तो आपको बता दिया बहिस्रावी क्यों कह रहे हैं। अब इसका पूछ रहे हैं अंतःस्रावी क्यों कहते हैं। तो अंतःस्रावी क्यों कहते हैं, तो इसका कारण देखना भी। इसमें पाई जाती है आपकी लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। इसकी लोकेटेड आपको बता दी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और इसके बारे में देख लीजिए। भाई ये आपका आमाशय, ये छोटी आंत का पहला पार्ट है जिसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम या ग्रहणी, ग्रहणी।
और इसके बीच में, दोनों के बीच में ये लोकेटेड होती है अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बहिस्रावी के रूप में ये कार्य, और इसके अंदर दूसरा अंतःस्रावी के रूप में देखें तो इसमें पाया जाता है आपका अंतःस्रावी के रूप में लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं पाई जाती है। ये लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं 3 प्रकार की, इन कोशिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा या गामा। डेल्टा भी कह सकते हैं, गामा भी कह सकते हैं। तो अल्फा सेल जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन। दूसरी बीटा सेल, लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है आपका इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। और तीसरी सेल है जिसका नाम है डेल्टा, इससे जो स्रावित होता है उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम है? सोमेटोस्टेटिन। हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेटिन। अब आप इस ग्रंथि के बारे में, मिश्रित ग्रंथि, पहले एक ग्रंथि इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं, ये नहीं सर आपने अंतःस्रावी पहले नहीं पढ़े। इसका कारण है भैया मिश्रित ग्रंथि एक ही है शरीर के अंदर, उस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पहले बताने का कारण ही ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। और ये थोड़ा लास्ट में एंडिंग में समझाने का कारण है कि अंतःस्रावी तंत्र होता है वो पूरी ग्रंथि है, इसमें कम से कम 7-8 ग्रंथि है पूरी टोटल, वो ग्रंथि इसमें बताई जाएगी। बहिस्रावी ग्रंथि टोटल आपको अगर एंजाइम देखना है तो उसमें पाचन तंत्र में, श्वसन तंत्र में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब आपका लैंगरहैंस दीप की कोशिकाओं में अल्फा सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको कहेंगे ग्लूकागोन हार्मोन, दूसरा बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन। अब आपको पूछे ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए कैसे करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब अल्फा सेल का क्या कार्य है उसके हार्मोन के बारे में देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, चलते हैं आगे। अब मिश्रित ग्रंथि के अंदर देखेंगे अपन भाई लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेल से जो हार्मोन स्रावित हो रहा है उसको कहेंगे ग्लूकागोन हार्मोन। ये बता चुका हूं मैं आपको। और अब इसके अंदर देखते हैं ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या होता है। प्रत्येक हार्मोन के कार्य फंक्शन आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन के फंक्शन पूछ सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन पूछ सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो अब अपन ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में देखते हैं। ग्लूकागोन कौन सी सेल? अल्फा सेल। और इस ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य लैंगरहैंस की दीप की अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन, इस हार्मोन के द्वारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि लीवर के अंदर, यकृत के अंदर जो आपका भोजन के अंदर ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को किस पे कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजन। अपने जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शानदार क्वेश्चन है भैया, नोट कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्राणी जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों में नहीं, जितने भी सजीवों के अंदर, जीवों के अंदर जितने भी जीव है उन जीवों के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और अब आपको पूछ ले पेड़ पौधों के अंदर कैसे स्टोर रहता है, तो पेड़ पौधों में रहता है सेल्यूलोज के रूप में। किस रूप में? सेल्यूलोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि भाई ग्लाइकोजन होता है वो किस में स्टोर रहता है? जीव जंतुओं के अंदर, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर होता है। अपन खाते रहते हैं, मोटापा बढ़ता रहता है, तो मोटापा बढ़ता क्यों है? तो उसका कारण है भैया ज्यादा ग्लूकोज लोगे तो वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता जाएगा। व्यक्ति 20 दिन तक भूखा रहता है, 10 दिन तक, 20 दिन तक मान लो भूखा रहे, मोटा व्यक्ति है 20 दिन तक भूखा रह सकता है। तो कारण क्या है?
अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने आप ही 20 दिन तक भूखा रह सकता है। क्यों भाई? क्यों? वहां पे उसमें क्या है, ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा स्टोर हो रखा है। ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा स्टोर है तो वो ग्लाइकोजन किस में टूटता जाएगा? धीरे धीरे ग्लूकोज में। जब भूखा रहेगा तो वो ग्लाइकोजन किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में। तो इसी प्रकार ये मैं कहने का मतलब है जीव जंतुओं में जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर रहता है। अब यकृत में जो ग्लाइकोजन है, ये यकृत में जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा भैया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में किस एंजाइम की उपस्थिति में, किस हार्मोन की उपस्थिति में? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसमें क्या होगा? शर्करा की मात्रा बढ़ेगी। किसमें? रक्त में। रक्त में शर्करा की मात्रा कब बढ़ेगी? जब ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ेगा। अब आपको बता दिया इसका वर्क भी। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। यकृत के अंदर ये किस में कन्वर्ट होता है? यकृत में ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। अब दूसरी सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। अब ये तो था आपका अल्फा सेल का कंप्लीट। अब बीटा सेल के बारे में देखते हैं। अल्फा सेल का क्या कार्य है? यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, रक्त की शर्करा को बढ़ाएगा। रक्त की शर्करा का नाम क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की शर्करा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज शर्करा बढ़ जाएगी रक्त में। अब आपका दूसरा सेल है जिसका नाम है आपकी सेल का बीटा सेल। किसकी? लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं की बीटा सेल। पैनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन। तो बीटा सेल से जो स्रावित होता है, इस सेल से स्रावित होगा वो उसका नाम होगा आपका इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ज्यादा। तो इंसुलिन के बारे में और ग्लूकागोन के बारे में दोनों को ध्यान रखना। ग्लूकागोन और दूसरा है आपका इंसुलिन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन। इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है तो ये बताते हैं आपको। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों कार्य कैसे करेंगे भैया? कहने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट। ये बढ़ाएगा ग्लूकोज के लेवल को तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। इस प्रकार अपनी बॉडी मेंटेन रहती है कि भाई ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो इंसुलिन ग्लूकोज को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये दोनों का बैलेंस देके चलना चाहिए। शरीर बैलेंस बढ़ाता है। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन करता है आपके यकृत के अंदर जो क्या है, यकृत में जो ग्लाइकोजन है, यकृत में जो खून में, सॉरी ये रक्त में जो ग्लूकोज है, रक्त में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन। यानी इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा इंसुलिन। ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है इंसुलिन। इसका मतलब आपके इस हार्मोन की कमी से रोग क्या होते हैं? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, या इसको कहेंगे हिंदी में मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो रोग कौन सा होता है? डायबिटीज मेलाइटस। मधुमेह भी दो प्रकार की, एक होगी आपकी डायबिटीज इंसिपिडस। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। डायबिटीज मेलाइटस पढ़ रहे हैं अपन किस ग्रंथि के अंदर? अग्नाशय ग्रंथि के अंदर। और डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ेंगे अपन किस ग्रंथि के अंदर? किस ग्रंथि से पढ़ेंगे डायबिटीज इंसिपिडस? वो पढ़ेंगे अपन पीयूष ग्रंथि के अंदर। एडीएच हार्मोन की अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो आज उसके पश्चात तो देखेंगे। तो डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की कमी के कारण होता है भैया? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होती है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और व्यक्ति के अंदर जो रोग होगा उसको कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। हिंदी में कहते हैं मधुमेह। ठीक है। अब इसके पश्चात
इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को बढ़ा देता है, यानी पाचन प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को बढ़ाता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट का, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, यानी इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है कौन, इंसुलिन। अब यहाँ पे इस चीज के अंदर देखते हैं आगे, तो तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है आपका सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम है, सोमेटोस्टेटिन। डेल्टा सेल से, जो डेल्टा सेल से स्रावित हो रहा है उस सेल का, उस हार्मोन का नाम है आपका सोमेटोस्टेटिन। तीसरा सेल डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स, इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। स्टेटिन ये हार्मोन, सिर्फ इस हार्मोन के अंदर कार्य क्या है, यह भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण, भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, की अवधि को बढ़ाता है, भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है कौन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में टोटल आपको बता दें, मिश्रित ग्रंथि ये होती है। अब आपको पूरी टोटल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट का। देखिए, पहले है आपका अंतःस्रावी बहिःस्रावी मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाई जाती, सीधे रुधिर में मिलाती है, हार्मोन को रुधिर में मिलाते हैं। हार्मोन का नामकरण बेलिस व स्टार्लिंग। अंतःस्रावी तंत्र का जनक थॉमस एडिसन। फिर उसके पश्चात बहिःस्रावी नलिका युक्त ग्रंथि, प्रत्येक ऑर्गन में नलिका से खुलेगी। ये नलिका है, इससे एंजाइम आएगा और उस ऑर्गन को वो एंजाइम देगी, तो वो होगी बहिःस्रावी। तीसरी ग्रंथि थी अपनी मिश्रित, जो अपन मिश्रित ग्रंथि आज पढ़ चुके हैं, उसके बारे में देखिए। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये कार्य करती है, अपने एंजाइम को बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है, अपने एंजाइम को किसमें डालती है, नलिका में, और वो अग्नाशय डक्ट जाके सीधे किसमें खुलती है, छोटी आंत का पहला पार्ट जिसको कहते हैं ड्यूडेनम में, वो होते हैं एंजाइम। वो तो था बहिःस्रावी के रूप में, वो अपन पढ़ेंगे आगे पाचन तंत्र में। और अभी अंतःस्रावी के रूप में इसका दूसरा कार्य है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करती है अग्नाशय ग्रंथि, जैसे इसमें पाई जाते हैं लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो किसमें करता है, लीवर में, शरीर की रासायनिक फैक्ट्री में। शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कौन, यकृत। तो उस यकृत के अंदर क्यों भाई रासायनिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शरीर की रासायनिक फैक्ट्री किसे कहते हैं, यकृत को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो जितने भी रसायन होते हैं, जैसे आपका यूरिया, आपको दिमाग में ये रहेगा कि यूरिया का निर्माण किसमें होता है, यूरिया का निर्माण हमेशा यकृत में होता है, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। और जो यूरिया का निर्माण यकृत में हो रहा है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि यूरिया का निर्माण कहां पे होता है, तो लोग लिख देते हैं किडनी के अंदर, पर किडनी में निर्माण नहीं होता है। निर्माण किसमें होता है, यकृत के अंदर निर्माण होता है यूरिया का। उसके पश्चात देखते हैं अपन, अब यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा था, कौन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हार्मोन करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, शरीर में एनर्जी देने का काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरी चीज, ये तो था आपका ग्लूकागोन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन करता है आपका ग्लूकोज की मात्रा को कम, कंजप्शन को कम करता है। तीसरी चीज है आपकी जी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है, तो इसके ग्लूकोज की मात्रा का इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण जो रोग होता है मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तीसरी डेल्टा सेल्स है जिसका नाम है आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये हार्मोन भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। आज में आपका मिश्रित ग्रंथि कंप्लीट हुई है। कल आपका आगे जो भी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसमें एक एक ग्रंथि के अंदर देखा जाएगा आपका कौन सा हार्मोन क्या करता है। पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सभी ग्रंथियां पढ़ाई जाएगी आपको अंतःस्रावी तंत्र में। वेरी इंपोर्टेंट तंत्र भैया, इसमें से क्वेश्चन गारंटी है, क्वेश्चन कंफर्म है कि अंतःस्रावी तंत्र से क्वेश्चन आना ही आना है।
तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, कल मिलते हैं आगे।